साथियों नमस्कार। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि बंगाल में बड़े स्तर पर एक के बाद एक डिसीजंस लिए जा रहे हैं। उसका प्रभाव न सिर्फ बड़े बड़े मुसलमानों की कमिटीज पर पड़ रहा है, बल्कि सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा है टीएमसी के ऊपर, ममता बनर्जी की पार्टी के ऊपर। और यह पार्टी बहुत जल्द आपको टूटती हुई नजर आएगी और हो सकता है कि इसका हाल शिवसेना जैसा हो जाए, या हो सकता है कि इस बड़े अमाउंट में इसके एमपीज, एमएलए की चांसेस ज़्यादा है, पर मुझे एमपीज लगता है बीजेपी में आकर के समाहित हो जाएं, लाइक राघव चड्ढा और उनके साथ आए हुए 7 एमपीज। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? और जनता में, आप साथियों, मैं आपको जो न्यूज़ दिखाऊंगा, जनता में इतना गुस्सा है, इतना गुस्सा है, जो इस समय एक फ्रस्ट्रेशन के साथ बाहर आ रहा है। कितने लंबे समय से जनता इस फ्रस्ट्रेशन को अपने अंदर समाये हुई थी, और अब जिस तरह से बाहर आ रहा है, आप ये जान सकते हैं कि ममता बनर्जी ने 15 साल में किया क्या है। और एक रुझान मैं आपको और बताऊंगा विद प्रूफ कि जो बंगाल से बाहर हैं, जैसे हम लोग बंगाल से बाहर हैं, हमको जो लग रहा है, हमें लग रहा होगा शायद 10% कि ये हो रहा है, हो ज़्यादा रहा है, 100% हो रहा है। ये मैं कैसे कह सकता हूँ, बताता हूँ, एक एक करके देखिए। सबसे पहले एक दिलचस्प खबर देखिए, जो है तो 2 दिन पुरानी, पर चर्चा आज कर रहा हूँ। खबर ये है साहब कि जो नई सरकार आई है शुभेंदु अधिकारी जी की, ये एक के बाद एक ऑर्डर्स दे रही है कि यहाँ जा कर के बुलडोजर एक्शन होना चाहिए। आज से मदरसों की फंडिंग बंद, आज से किसी भी तरह के पुजारियों को और ये जितने भी मौलाना हैं, इनको जो पैसा जाता है हर महीने, वो बंद। आज से ये फैसला सुना रहा हूँ कि बकरीद पर काव नहीं कटेगी, स्लॉटर नहीं होगा। इस तरह के कई अलग अलग फैसले सुनाए हैं। इन सब के खिलाफ प्रोटेस्ट करना चाह रही थी टीएमसी असेंबली के कैंपस में। इस प्रोटेस्ट में टीएमसी ने कहा कि हमारे जितने भी 80 एमएलए हैं, सबके सब आएँ और प्रोटेस्ट करें। ममता बनर्जी नहीं आ सकती थी क्योंकि वो एमएलए है ही नहीं। बहरहाल 80 बुलाए गए थे, 80 में से पता है कितने पहुंचे? केवल 36, आधे से भी कम पहुंचे हैं। यानी कि आधे से ज़्यादा ऐसे हैं जो ममता बनर्जी की बात भी नहीं मान रहे हैं। और देख लीजिए आप, और इस बात पर टीएमसी ने कहा है कि हम सबको इस पर नोटिस भेजेंगे। भेजते रहो, नोटिस से होता क्या है? तो मैं आपको बाकायदा आंकड़ा दिखाता हूं, विद आंकड़े के साथ बात करूंगा। देखिए, आउट ऑफ 80 टीएमसी एमएलएज, ओनली 36 एमएलएज विच इज लेस देन हाफ अटेंडेड द प्रोटेस्ट। इतना एक न्यूज़ ही काफ़ी थी आपको ये बताने के लिए कि टीएमसी में चल क्या रहा है, बट हम और भी बहुत कुछ आपको बताएंगे। देखिए, टीएमसी के एमपी हैं काकोली घोष। इन्होंने रिज़ाइन कर दिया है एज अ पार्टीज बरसात डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट। ये बारासात है या बरसात है, मुझे नहीं पता इसको प्रोनाउंस क्या करते हैं, मैं बंगाली नहीं हूँ, बट जो भी है। सेज आईपैक क्रिएटेड हैवॉक इन द पार्टी एंड करप्शन डैमेज्ड द पार्टीज इमेज। इन्होंने आईपैक पर निशाना साधा है, कहा है कि पार्टी की इमेज को ख़राब कर दिया गया है पूरे करप्शन के द्वारा, जो आईपैक द्वारा किया गया था। इसीलिए ये जो बरासात नाम के डिस्ट्रिक्ट है, इसके प्रेसिडेंट के पद से मैं इस्तीफ़ा देती हूँ। किसने दिया है? टीएमसी की एमपी ने। टीएमसी के 29 एमपीज हैं 42 में से। 29 में से 20 भी अगर आ गए तो काम बन जाएगा, बाकी 9 नहीं आएंगे। उनमें से एक अभिषेक बनर्जी खुद है, और कल्याण बनर्जी हैं, और आपका महुआ मोइत्रा है, सायोनी घोष है, तो ये तो किसी कीमत पर नहीं आएंगे। बाकी 20 तो आ सकते हैं, और अगर इतने आ गए और बीजेपी के पास जुड़ गए तो 260 हो जाएंगे, बच्चे 12। तो जिस दिन मन किया जेडीयू को खा जाएंगे। जेडीयू के 12 ही हैं, देखा जाएगा। बट मुझे लगता नहीं कि मोदी जी भी मूड में हैं अपने 272 करने के। ठीक है, तो इन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। सोचो, एमपी के स्तर पर बैठी हुई लेडी ने इस्तीफ़ा दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने पुरानी भड़ास निकाली। कौन सी भड़ास निकाली? एक ज़माने में, देखो मैं आपको इस खबर को दिखाऊं, एक ज़माने में ये बड़ी लॉयल रहा करती थी ममता बनर्जी के, और इनको कई बड़े बड़े पदों पर बिठाया गया था। जैसे कि ये पहले ममता बनर्जी को मैं बोलती हूँ, ऐसे इन्होंने बोला, आईपैक पर भी मैं आऊँगा, ठीक है, तो आईपैक पर भी मैं आऊँगा। अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ सिग्निफिकेंट इंटरनल चर्न टेकिंग प्लेस इन द टीएमसी, यानी कि जो अंदर ही अंदर टीएमसी में इस समय टूटा फूटी चल रही है, उसके बीच में ये आया है। फॉलोइंग इट्स इलेक्टोरल सेटबैक्स, ठीक है, घोष दासीदार, ये जो मैडम है,
हु हैज़ बीन एसोसिएटेड विद द पार्टी सिंस इट्स अर्ली डेज, शुरुआत से जुड़ी हुई हैं। इनको डिसअपॉइंटमेंट था ओवर हर रिमूवल एज चीफ विप ऑन सोशल मीडिया। ये सोशल मीडिया की चीफ विप थी, इनको वहाँ से हटा दिया गया था। तब से इनके दिमाग में ये था कि जिस दिन मौका आएगा मैं भी अपना आक्रोश दिखाऊंगी। और ये टीएमसी में शुरुआत से जुड़ी हुई हैं और ममता बनर्जी की बहुत करीबी रही हैं। अब ऐसा व्यक्ति जब टूट रहा है, टूटना इन द सेंस अलग हटके चल रहा है, तो आप समझ जाइए कि टीएमसी के हाल क्या है। और देखिए, हाँ, आईपैक की बात कर रहा था। आईपैक वही कंपनी है जिसको पहले प्रशांत किशोर हेड करते थे। ये चुनावों की स्ट्रेटेजी बनाती है, बताती है कौन सा मुद्दा उठाना है, कहाँ पर किस कैंडिडेट को खड़ा करना है, किस तरीके से चुनाव जीतना है, पूरा ये सब रहता है। इस बार आपने देखा होगा जब चुनावों से कुछ महीनों पहले ईडी की रेड पड़ गई थी आईपैक के ऑफिस में, जहां ममता बनर्जी खुद पहुंची और ईडी से फाइल छीन ली थी, जितनी भी फाइल्स ईडी ने जब्त की थी आईपैक से। बाद में मैंने जब विशेषज्ञों को सुना तो विशेषज्ञों का कहना ये था कि जो आईपैक कंपनी है वो सब कुछ बताती थी कि कहाँ से पैसा आएगा, कहाँ पैसा लगाना है, कैसे ब्लैक को वाइट करना है। बड़े स्तर पर करप्शन का जो खेल है वो भी आईपैक के साथ हो रहा था, ऐसा सुनने में आया है। और मतलब ये था कि आपने अगर आईपैक को पकड़ लिया तो आपने टीएमसी की सांसें छीन ली। टीएमसी के पैसे को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, कहाँ डिस्ट्रीब्यूट करना है, कहाँ से लेना है, ये सब आईपैक बताती थी। और आईपैक की बात को ऊपर रखा जाता था, नेताओं की बात को साइड कर दिया जाता था। आईपैक के किसी व्यक्ति ने कह दिया, ऑफिशियल ने कह दिया कि ममता जी आप इसको ना ऐसे नहीं ऐसे करिए, चीफ विप इनको मत बनाइए, इनको बनाइए। तो भाई जो बना हुआ है वो चढ़ जाएगा कि बाहर की आई हुई कंपनी ये बताएगी क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। इस बात को लेकर के नेताओं में और आईपैक के बीच में एक तनातनी थी जो एक्सप्रेस नहीं हो पा रही थी, क्योंकि भाई टीएमसी पावर में थी। ऐसी तनातनी एक और है टीएमसी के बीच में कि एक गुट ऐसा है जो ममता बनर्जी के साथ रहना चाहता है, एक गुट ऐसा है जो अभिषेक बनर्जी के साथ रहना चाहता है। इन दोनों में एक तनातनी रहती है, पर अभी तक सामने इसलिए नहीं आई थी क्योंकि टीएमसी पावर में थी। तो ये एक बड़ा मैंने आपको आक्रोश दिखाया है। अगला देखो, टीएमसी के एक टेम्परेरी हेडक्वार्टर है कोलकाता में, उसको खाली करने को कह दिया गया है उस व्यक्ति के द्वारा जिसका वो भवन है। हुआ ये था, कोलकाता में टीएमसी का पहले एक हेडक्वार्टर हुआ करता था जिसको रिनोवेट कराने के लिए तोड़फोड़ करके उसे दोबारा बनाया जा रहा है 2021 से। ये काम 2 साल के अंदर अंदर हो जाना चाहिए था, अभी तक हो नहीं पाया है, वो चल ही रहा है। तब तक टीएमसी ने एक दूसरी बिल्डिंग किराए पे ले ली थी और उसमें अपना ऑफिस चला रही थी टीएमसी। उसी बिल्डिंग के मालिक ने कहा है कि भाई इसे खाली कर दो, हम आपको अभी अपना भवन नहीं दे सकते। बिल्डिंग के मालिक ने कहा है कि आपके दफ्तर के बाहर, हेडक्वार्टर के बाहर अलग अलग समय पर हिंसा होती रहती है, कोई कोई आके नारे लगाता रहता है, कभी तोड़फोड़ करने का प्रयास करता है, इसलिए मैं अपनी बिल्डिंग को रिस्क पे नहीं रखूँगा, आप खाली कर दीजिए। और मालिक ने यह भी कहा है कि मैं किसी पॉलिटिकली मोटिवेट होकर के ये सब नहीं कर रहा, ये बस मेरी ऐसी इच्छा है। ये भवन है पूरा और इसके मालिक, ये बिल्डिंग है ऑन EM बाईपास इन टॉप्सिया। और मालिक का नाम मैं आपको बताऊं, अगर वैसे ज़रूरी नहीं है पर फिर भी बता देता हूँ। मालिक का नाम साहा है, कोई साहा का पूरा नाम, चलिए छोड़िए क्या करना है। हाँ, ये मोन्टू साहा है। तो सोचो अब इन्होंने भी कह दिया कि खाली कर दो, बहुत हो गया। ठीक है, आगे देखिए। बीजेपी गवर्नमेंट इन वेस्ट बंगाल ऑर्डर्स ऑल डिस्ट्रिक्ट टू सेट अप होल्डिंग सेंटर्स टू कीप इलीगल इमिग्रेंट्स अवेटिंग डिपोर्टेशन। याद कीजिए, वर्ल्ड अफेयर्स में मैंने वीडियो बनाया था कि पूरे देश में बड़े स्तर से मुहिम चलाई जा रही है कि अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों को रोहिंग्या से निकालो और यहाँ से बाहर भगाओ बांग्लादेश पर। इसलिए अमित शाह जी ने उस दिन कहा था स्मार्ट बॉर्डर नाम की एक परियोजना हम चला रहे हैं, जिसके तहत पाकिस्तान और बांग्लादेश से बनने वाले बॉर्डर को हम इस तरह से सील करेंगे कि परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा। और सील क्यों करना है? क्योंकि एक बार हम यहाँ से अवैध बांग्लादेशियों को भगा दें, फिर सील कर दो, वो आ नहीं पाए। इसके लिए पहले अवैध बांग्लादेशी छांटने पड़ेंगे। मैं बंगाल की बात कर रहा हूँ, चलो पहले कि बंगाल में अवैध बांग्लादेशी आप छांटोगे, छांट के उन्हें रखोगे कहाँ? तो टेम्परेरी तौर पे आपको उनको एक कमरे में या किसी सेंटर में रखना पड़ेगा। उसी को बोलते हैं डिपोर्टेशन सेंटर या होल्डिंग सेंटर, ये कह सकते हैं। तो इन्होंने आह्वान किया है कि हर शहर में बनाया जाए। याद कीजिए, योगी जी ने ये बात 6 महीने पहले यूपी में कह दी थी कि हर शहर में बनाया जाए। तो काम हर स्टेट में चल रहा है। अभी चूंकि बंगाल की चर्चा कर रहे हैं तो बंगाल का बता रहा हूँ। जब बड़े स्तर से यह अवैध बांग्लादेशी खोजे जाएंगे, इनको रख करके वापस कर दिया जाएगा बांग्लादेश में, तो जो थोड़ा बहुत वोट बैंक था ममता बनर्जी का, जो फर्जी वोट बैंक था, वो भी इनके हाथ से निकल जाएगा। तो वोटर्स की ताकत भी गई। ठीक है,
तो देखो, एमएलएज इनकी नहीं सुन रहे, एमपी इनकी नहीं सुन रहे, जिन्होंने किराए पे बिल्डिंग दे रखी थी वो इनकी नहीं सुन रहे, सरकार ने इनके वोटर्स को खींच करके बाहर भगाने की योजना बनाई है वो इनके हाथ से गए। बचा क्या? आगे देखिए, एक अच्छी खबर तो ये, सबसे अच्छी खबर मुझे ये लगी, एक ज़मीन का मालिक था, एक आदमी था, उसका घर है, घर के सामने उसकी एक और ज़मीन थी, उस ज़मीन पर टीएमसी वालों ने कब्जा करके अपना एक ऑफिस टाइप का बनाया हुआ था और धीरे धीरे उसको इस तरह से कब्जा लिया था कि ये आदमी अपनी ज़मीन का दावा कर ही नहीं पा रहा था। इस आदमी ने अब बुलडोज़र मंगा के उस पर जो भी कंस्ट्रक्शन उन्होंने करवाया था या जिस तरह से वो चला रहे थे उस पर चलवा दिया, तोड़वा दिया। ठीक है, ये देखो, बुलडोज़र ही चलवा दिया आदमी ने बुलवा के। तो हुआ ये है कि जो लैंड ओनर है उसने बुलडोज कर दिया इलीगल टीएमसी ऑफिस डिस्गाइज्ड एज क्लब बिल्ड इन फ्रंट ऑफ हिज हाउस इन बेलेघाता। पार्टी हैड पेंटेड द स्ट्रक्चर सेफ्रॉन आफ्टर इलेक्शन रिजल्ट। ठीक है, इन्होंने कहा था टीएमसी वालों ने कि हम इसे क्लब बनाना है, पर क्लब नहीं था, उसे ऑफिस बना लिया था इन लोगों ने। अब इसने कहा कि अच्छा भाई मेरा ही प्रॉपर्टी है और अपने हिसाब से चला रहे हैं, ठीक है, कुछ बोल नहीं पा रहा था, टीएमसी की गुंडागिर्दी थी। लेकिन जैसे इलेक्शन के रिजल्ट आए, इलेक्शन के रिजल्ट के बाद उसको भगवा पेंट करवा दिया गया था पार्टी के द्वारा ही। इसने कहा ऐसे नहीं चलेगा, तुम ये सोचो कि उसको भगवा पेंट करवा दोगे। इसने बुलडोजर मंगा के चलवा दिया। पब्लिक में भी दम आ गई है, सोचो पब्लिक को अब ये विश्वास हो गया है कि एक बार टीएमसी गई है, अब इसे लेकर के नहीं आना। ये विश्वास जब होता है तभी पब्लिक इस तरह का स्टेप उठा पाती है। लगे हाथ में फाल्टा के जो रीपोल है उसको बता दूं, आपको याद होगा जब इलेक्शन हो रहे थे बंगाल के, उस समय फाल्टा नाम की जो सीट है वहाँ पर इलेक्शन नहीं हो पाया था, उसको अब कराया गया था 21 तारीख को, आई थिंक 21 मई को, जिसका रिज़ल्ट अभी आया है। और इस रिज़ल्ट में ये पाया गया कि बीजेपी का कैंडिडेट 1 लाख से भी अधिक वोट से जीता है और ये वो सीट थी जहाँ से जहांगीर खान लड़ता था, जो टीएमसी का कैंडिडेट था, जो कि अभिषेक बनर्जी का राइट हैंड था और जो अपने आप को पुष्पा कहता था अब झुकेगा नहीं। गुंडा इतना बड़ा था कि आस पड़ोस के लोगों को धमका करके रखता था, सबको डरा धमका करके वोट लेता था। और इस समय इसकी हालत ये हो गई थी जब ये बाईपोल हो रहा था कि इसने खुद बोला कि मुझे चुनाव नहीं लड़ना क्योंकि शुभेंदु अधिकारी जी अच्छा काम कर रहे हैं, इसलिए मुझे चुनाव लड़ने की ज़रूरत नहीं है। पर यह बात इसने बहुत देर बाद बोली थी, तब तक ये चाह करके भी अपना नाम वापस नहीं ले सकता था, चूँकि ये खुद नहीं, ना कोई कैंपेनिंग करी, ना चुनाव में आगे आया, बट इसके नाम पर वोट तो पड़ा ही। और वोट इसके नाम पर कितना पड़ा? केवल और केवल 4.3%, 4.3% वोट पड़ा है केवल। इसमें एक जो चीज़ देखने वाली है वो ये है कि जीते हुए व्यक्ति जो देवांशु पांडा जी हैं, उनको लगभग 1.5 लाख वोट मिले हैं, लगभग। और जो दूसरे नंबर पर आए हैं वो टीएमसी का कैंडिडेट नहीं है, जहांगीर खान नहीं है, दूसरे नंबर पर आया है कम्युनिस्ट पार्टी का कैंडिडेट, जिसको लगभग 40,000 वोट मिले हैं, आई थिंक ये रहा 40,000। और तीसरे नंबर पर आया है कांग्रेस का कैंडिडेट, जिसको 10,000 वोट मिले हैं। टीएमसी का कैंडिडेट है ही नहीं। तो सीपीआई का कैंडिडेट था शंभूनाथ कुर्मी और जो कांग्रेस का कैंडिडेट था अब्दुल रज़ाक मुल्ला। ठीक है, इनको वोट मिले हैं। और मैं एक चीज़ आपको बताना चाह रहा था, अगर मैं बता पाया तो, मैं ये बता रहा था, हाँ याद आ गया, कि ये जो जनाब हैं इनको 1.5 लाख वोट मिले हैं, ठीक है, ईवीएम पर ये व्यक्ति जीत गए हैं, लेकिन जो बैलेट पेपर से जो वोटिंग होती है, मान लो कोई बंगाल का व्यक्ति है, बाहर फौज में नौकरी कर रहा है, तो एक दिन की छुट्टी लेकर के वोट डालने नहीं आ पा रहा, तो वहीं से अपना पोस्ट करके वोट को भेज देते हैं, जैसे बैलेट पेपर पर वोट कहते हैं, पोस्टल बैलेट जैसे कहते हैं। या फिर मान लो कोई बुज़ुर्ग आदमी है, बाहर रह रहा है, वो नहीं आ पा रहा, तो वो पोस्टल बैलेट का प्रयोग कर सकते हैं। कोई दिव्यांग हैं तो कर सकते हैं। इस तरह के लोग जो बाहर रह रहे हैं और बंगाल में वोट डालने नहीं आ सकते, वो पोस्टल बैलेट का प्रयोग कर सकते हैं। पोस्टल बैलेट में जनाब को जो जहांगीर खान हैं उनको 1500 वोट मिले हैं और जो बीजेपी वाले फर्स्ट नंबर पे आए उनको 300-400 वोट मिले हैं। ये क्या दर्शाता है कि जो बाहर रह रहे लोग हैं, उन्हें, कुछ लोगों को अभी भी ये लग रहा होगा कि यार टीएमसी जीत सकती है, टीएमसी को वोट दे देते हैं। लेकिन जो वहाँ रह रहे लोग हैं फाल्टा में, उन्हें अच्छे से पता है रियलिटी क्या है, वो तो खुल के सामने आ रहे हैं। और मैंने तो आंकड़े ये भी देखे हैं कि इस फाल्टा का जो बाईपोल हुआ है, बाईपोल क्या कहेंगे इसे, कहेंगे थोड़े दिनों बाद होने वाला पोल, इसमें
87.9% वोटिंग हुई है। और आप जान के हैरान होंगे कि जितने भी हिंदू हैं लगभग 100% हिंदुओं ने बीजेपी को वोट किया है, लगभग 100% ने। मैंने कई अखबारों में, कई न्यूज़ में देखा, सबका कहना यह है कि हिंदुओं का 100% वोट गया है बीजेपी के कैंडिडेट को। आप मुझे बता दो पूरे भारत के किस स्टेट में ऐसा हो सकता है? कहीं नहीं हो सकता। और इसीलिए एक ज़माने में अखिलेश यादव भी कह रहे थे कि बंगाल के इलेक्शन ही ये डिसाइड करते हैं कि देश के इलेक्शन किस तरफ जाएंगे। तो अब अखिलेश यादव इस बात को मानेंगे कि देश के इलेक्शन किस तरफ जाएंगे? बहरहाल बंगाल में हिंदुओं का 100% वोट एक तरफ चला जाना ये बताता है कि वो किस तरह से लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे कैसे भी मौका मिल जाए। और अब वहाँ पर हिंदुओं का जो कंसोलिडेशन हुआ है वो हुआ है करीब करीब 1000 साल बाद। जी, क्यों कह रहा हूँ ऐसा? पहले मुगलों ने बंगाल पर राज किया, फिर अंग्रेज़ों ने बंगाल पर राज किया, फिर अंग्रेज चले गए तो कांग्रेस ने राज किया, कांग्रेस मुस्लिम पार्टी है। उसके बाद कम्युनिस्टों ने राज किया, उसके बाद टीएमसी ने राज किया, और अब जाकर के कोई पार्टी आई है जो वास्तव में हिंदुओं की बात करना चाह रही है। आप इतिहास उठा के देख लो, 1100 से लेकर के आज 2026 चल रही है, हिंदुओं को अपनी बात कहने वाली पार्टी कब मिली है? और हर बार निशाना बंगाल ही क्यों रहा, चाहे मुगल रहे हो, चाहे अंग्रेज रहे हो, चाहे कोई और पार्टी रही हो? क्योंकि इनको पता था कल्चरली बंगाल कितना मजबूत है। और बावजूद इसके देखिए कि हिंदुओं की यहाँ पर उतनी कभी पूछ नहीं हो पाई, फिर भी कल्चरली आज भी बंगाल के लोग बहुत ज़्यादा रूटेड हैं। बंगाल के हर घर में आपको देखा होगा लोग म्यूज़िक के शौकीन हैं, लिटरेचर पढ़ा जाता है, डांस किया जाता है, जितने भी हमारे संत महात्मा रहे हैं उनको पूजा जाता है, जितना भी स्पिरिचुअलिज्म है उसका केंद्र बंगाल अभी भी है। तो ये बंगाल की ताकत है। अगर बंगाल का हिंदू एक बार खड़ा हो गया तो देश को कई बीमारियों से बचा सकता है। ये उस बात का सबूत है। अभिषेक बनर्जी कहता था कि फाल्ता को या डायमंड हार्बर को तो कौन ही क्या छू सकता है, ये तो नज़ीर पेश करने वाली सीटें हैं। देख लो तुम्हारे फाल्टा में तुम्हारे जहांगीर खान को हरा के दिखा दिया। वो खुद बोल गया पहले कि मैं चुनाव नहीं लड़ रहा। इससे बड़ा सबूत क्या चाहिए कि बंगाल से टीएमसी साफ। आगे देखिए फाल्टा इलेक्शन, हाँ ये था, सॉरी मैं 4.3% बोल गया, मुझे डाउट लग रहा था। 3.7% मिले जहांगीर खान को, 3.7% ओनली। लाला गए तुम तो, ठीक है। इसके अलावा जो बड़ी खबर है वो ये है कि मुसलमानों के क्लर्क्स ने खुद कहा है, पहले तो बंगाल की सरकार ने कहा कि बकरा ईद पर गाय नहीं कटेगी। अब हैदराबाद के मौलाना खुद कह रहे हैं कि भाई, मौलाना हुसामुद्दीन सानी जाफ़र पाशा खुद कह रहे हैं कि हम सब मुसलमानों को बकरा ईद पर गाय काटने से बचना चाहिए। वाह साहब, सुर बदल गए, वो भी हैदराबाद से, ओवैसी के गढ़ से। बड़ी बात है साहब, अच्छी बात है अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो। अगर आपको ये चीज़ें समझ में आ रही हैं तो अच्छी बात है। अब बताओ टीएमसी किससे वोट मांगे, कहाँ वोट मांगे, किससे ऑफिस मांगे, किससे वोट मांगे, किससे कहे कि ये हमारा एमपी है, वो ये हमारा एमएलए, पता चला वही बागी निकल गया। ये हाल हुआ है टीएमसी का। लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ कि टीएमसी को अमित शाह ख़त्म नहीं होने देंगे, क्योंकि टीएमसी ख़त्म हो गई तो इसके दो खतरे हैं। पहला ये कि हो सकता है टीएमसी ख़त्म होने के बाद कांग्रेस जाग जाए। सीपीएम का खतरा, सीपीआई का खतरा नहीं है कम्युनिस्ट पार्टी का, क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी चलो एक बंगाल तक सीमित रह जाएगी। कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो ठीक है कई स्टेट्स में आज नहीं है, लेकिन इसका कैडर आज भी मौजूद है। सोया हुआ है, पस्त है, कॉन्फिडेंस नहीं है, पर है। और जिस पार्टी के पास कैडर होता है, जिस पार्टी के पास एक अच्छा खासा जाल होता है, उस पार्टी को हमेशा दबाए रखो, उसी में फ़ायदा है। अगर आपने बंगाल में कांग्रेस जीवित कर दी, सेकंड नंबर पर ले आए, तो फिर यूपी में भी आ जाएगी, फिर धीरे धीरे सब स्टेट्स में आने लग जाएगी। इसलिए आपको ये लग रहा हो कि कांग्रेस मुक्त तो भारत हो ही गया है, 2-3 स्टेट्स में तो कांग्रेस है, नहीं। ये तब तक नहीं होगा जब तक कांग्रेस 3, 4, 5 चुनाव तक चौथे 5वें नंबर पर ही रहे, तब तक नहीं होगा। इसलिए आपने देखा होगा आज भी मोदी जी कहीं जाते हैं, चुनावी कैंपेन करते हैं, तो रीजनल पार्टी के बारे में कम बोलते हैं, कांग्रेस के बारे में ज़्यादा बोलते हैं कि कांग्रेस वालों को लेकर के नहीं आना है,
क्यों कांग्रेस को निशाना बनाते हैं? क्योंकि उन्हें आज भी पता है कि बेशक रीजनल पार्टी अभी सत्ता में है, लेकिन कांग्रेस के पास वो दम है कि बाउंस बैक कर सकती है। टीएमसी वैसे अब कभी नहीं आनी, बट मान लो कभी आ भी गई तो बंगाल तक ही रहेगी। ये एक बड़ा कारण है। और दूसरा कारण ये है टीएमसी को जिंदा रखने का कि हमेशा लोगों के सामने जब भी वोट में जाओगे, आप इलेक्शन में जाओगे, तो लोग देखेंगे टीएमसी बीजेपी, टीएमसी बीजेपी, तो टीएमसी देखते हुए बीजेपी को वोट कर देंगे। तो एक ऐसा रेफरेंस रखो लोगों के सामने कि लोग डर के मारे बीजेपी को कर दें। ये वैसा डर नहीं है कि बीजेपी से डर लग रहा है, ये टीएमसी का डर है कि भाई ये नहीं चाहिए हमें, नहीं कर दो। तो हमेशा रेफरेंस से काम होता है, कौन अच्छा ज़्यादा है, तो इसमें आपको ऐसा रखना पड़ेगा। ये एक वजह है। इसीलिए आप देखोगे यूपी में भी समाजवादी पार्टी को जिंदा रखा जाएगा। महाराष्ट्र में जितनी भी विपक्षी पार्टी हैं, शिवसेना पार्ट 2, एनसीपी पार्ट 2, उनको जिंदा रखा जाएगा। ऐसे ही आम आदमी पार्टी को भी थोड़ा थोड़ा जिंदा रखा जाएगा दिल्ली में और पंजाब में, जिससे कि रीजनल पार्टी से जब लड़ाई दिखेगी तो रीजनल पार्टीज़ के मामले में बीजेपी हर जगह अच्छी दिखाई देगी। आप देख लो समाजवादी पार्टी और बीजेपी में कंपैरिजन करके। यूपी में जब 2022 में नारा लगता था कि आ रहे हैं अखिलेश, तो ये नारा कम धमकी ज़्यादा लगता था, और ऐसा हर जगह है। इसीलिए आप कोई अगर ये सोचे कि ममता को जेल भिजवा देंगे, कभी नहीं जाएंगी। हो सकता है अभिषेक बनर्जी को भिजवा दें, उसका भवन तोड़ दें, ये हो सकता है। ममता के साथ कभी खिलवाड़ नहीं होगा, कभी अखिलेश यादव के साथ खिलवाड़ नहीं होगा, कभी उद्धव ठाकरे के साथ नहीं होगा, इन लोगों के साथ कभी नहीं होगा। कभी होगा तो केजरीवाल के साथ हो जाएगा। वो आदमी बहुत खतरनाक है। तो ये पूरा मामला है, इस तरह से चल रही है पॉलिटिक्स। बाकी कोई अपडेट आता है अगले वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए जय श्री राम।